Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. This is Deepak Anand, your account faculty, right? तो जैसा कि आप सब जानते हो, आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें हमने अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया, जिस टॉपिक का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स. ठीक है, हमने टर्म्स देखी, हमने इंट्रोडक्शन देखी, हमने 3 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट किया. आई होप आप सबको वो सब कुछ समझ में आया होगा, राइट? तो आज हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशंस. अकाउंटिंग इक्वेशंस. देखो, अभी तक जो हमने पार्ट किया वो था थ्योरी पार्ट. ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा जब बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल में एंटर करते हैं, वो क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन. जब आप न्यूमेरिकल्स में एंटर करते हो, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है जब बच्चे सोचते हैं कि अब हमको अकाउंटिंग में कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है. सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पे. तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि हमको शो करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस के इक्वल है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन. तो a mathematical equation which shows assets and liabilities of business are equal. ठीक है, it is called accounting equation. ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि हमको शो करती है कि बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल रहती है हमेशा. हमारा कंसेप्ट कहता है डबल एंट्री सिस्टम का. डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके 2 इंपैक्ट होते हैं. जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारे पास बिजनेस में होती हैं उसके 2 इंपैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. यानी अगर एक चीज डेबिट होती है तो दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट होती है. तो हमको पता है टोटल एसेट्स बिजनेस के जो होते हैं, हमारे पास अगर बिजनेस में हम एसेट्स ले रहे हैं तो वो कहां से आएंगे. बिजनेस के एसेट्स हमारे पास कहां से आते हैं, या तो इंटरनल इक्विटी से. इंटरनल इक्विटी क्या होती है, हमारी कैपिटल. कहां से आती है, इंटरनल इक्विटी से या एक्सटर्नल इक्विटी से. अब आप लोग कहोगे सर इक्विटी क्या होती है. इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होती है हमने जो उधार लिए होते हैं. तो या तो हमने इंटरनल उधार लिया हो या तो एक्सटर्नल उधार लिया हो. इंटरनल उधार क्या होता है, हमारी कैपिटल. एक्सटर्नल उधार क्या होता है, हमारी लायबिलिटीज. एक्सटर्नल उधार क्या हो गया, हमारी लायबिलिटीज, राइट? तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस assets is equal to capital plus liabilities and this is your accounting equation. ये क्या है, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसी के बेस पे कई बार डायरेक्टली आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए. आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन. तो हो सकता है आपको ये घुमा फिरा के दी हो. अगर यहां से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन निकालनी हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एक इक्वेशन आपकी ये बन सकती है, या आप ऐसे लिख सकते हो लायबिलिटीज इज इक्वल टू
एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये तीनों अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही इक्वेशंस हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपको घुमा फिरा के दे दिया हो, यहाँ पे प्लस दे दिया हो, यहाँ पे कैपिटल एसेट्स प्लस कैपिटल एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज दे दिया हो, तो वो आपको इग्नोर करके पहला ऑब्जेक्टिव जो आपको बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो इसके बेस पे आ सकता है, राइट। तो आई थिंक आपको एक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये समझ में आई हो। स्टेप्स क्या होते हैं इसके, स्टेप्स क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो हमको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस रख सकते हैं। तो स्टेप्स क्या है, पहला क्या है, असर्टेशन ऑफ वेरिएबल्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शंस ऑफ affected by the transaction। तो पहला क्या रहेगा आपके पास, एसर्टेशन ऑफ वेरिएबल्स अफेक्टेड बाय ट्रांजैक्शंस। हमको सबसे पहले पता करना है कि कौन से वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन कौन है, वेरिएबल्स आपका पहला एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, ये तीनों वेरिएबल है। आपको पता करना पड़ेगा कि जो आप ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें से इनमें से क्या चीज इफेक्ट होने वाली है, क्या चीज इफेक्ट होने वाली है। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, फाइंड आउट द इफेक्ट, कि फाइंड आउट करना है भाई, आपको पता करना है कि इफेक्ट होता क्या है, क्या वो डेबिट में हो रहा है या क्रेडिट में हो रहा है। और थर्ड, शो इफेक्ट ऑन एप्रोप्रिएट साइड, आपको इफेक्ट शो करना है एप्रोप्रिएट साइड पे। तो ये क्या रहेंगे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के कंसेप्ट्स, राइट, सॉरी स्टेप्स। ये आपके स्टेप्स हैं जब भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब मैं बोर्ड पे कुछ 10 ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं जो कि आपको समझनी है। इन्हीं ट्रांजैक्शन के बेस पे आपको बाकी के पूरे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल पार्ट में आपको भी करवाने वाला हूं, ये आपको अच्छे से समझना है। चलिए हम एक बार बोर्ड पे लिख के देन रिटर्न करते हैं आपके पास। तो आप देख रहे होंगे आपके बोर्ड पे क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है, और इसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है आपको, अब एक एक करके आपको ट्रांजैक्शंस करनी है और यहां पे नोट डाउन करनी है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ये कोई आपको स्टेटमेंट नहीं है जो कहीं किसी के सामने प्रेजेंट करनी है। ये बस आपको चेक करने के लिए कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो इक्वल सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश रुपीज 2,20,000। उसने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ, 20,000 के साथ। तो जब बिजनेस 20,000 से स्टार्ट किया होगा तो एसेट वाली साइड में कैश बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ गया होगा, कैश बढ़ के कितना आ गया होगा, कैश बढ़ के कितना हो गया होगा इसका 20,000, कैश बढ़ के आ जाएगा 20,000। और क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा था वो कैपिटल से स्टार्ट करता है, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो ऑनर अपने पैसे लगाता है, तो कैपिटल भी उसकी कितनी बढ़ जाएगी, कितनी 20,000 हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी उसकी 20,000। कैपिटल हो जाएगी उसकी 20,000। आगे देखते हैं, इस टाइम पे इसकी लाइबिलिटीज कितनी है, 0 है। इस टाइम इसकी लाइबिलिटीज कितनी है, 0 है। एसेट्स में क्या पड़ा है इसके पास, सिर्फ कैश पड़ा हुआ है। एसेट में पड़ा है सिर्फ कैश। देखो 20,000 यहां पे इस साइड इक्वल टू 20,000 इस साइड, तो बिल्कुल इक्वल चल रही है। परचेज गुड्स फॉर कैश,
अब वो क्या कर रहा है, गुड्स खरीदे उसने कैश पे, उसने कैश पे गुड्स खरीदे। तो गुड्स खरीदे हैं कैश से, इसका मतलब क्या होगा, उसकी स्टॉक आई होगी, कितने का खरीदा उसने, 3000 रुपए का। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी सेकंड वाली, उसने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स उसके बढ़ जाएंगे, स्टॉक उसका बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 3000 के साथ, 3000 के साथ उसका स्टॉक बढ़ गया, और कैश जो होगा वो कम हो जाएगा। गुड्स बढ़ गए उसके, और कैश कितना हो जाएगा उसका, कैश हो जाएगा उसका 17000, क्योंकि बाकी कैश का उसने क्या खरीद लिया, उसने गुड्स खरीद लिए। तो ओवरऑल इसका अगर देखूं मैं तो ये 20000 रहा, और ये भी कितना रहेगा, 20000, और ये जीरो ही, लाइबिलिटीज अब इसके ऊपर कोई भी नहीं है, राइट। तो ये भी कितनी होगी, 20000। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, मैं यहाँ पे एक और लाइन डालता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाएगी मैं कौन कौन सी साइड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ भी 20000 है और यहाँ भी 20000 है। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश पे गुड्स सोल्ड किया उसने। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या रहा है कि थर्ड ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं हम, थर्ड ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं कि गुड्स को वो कैश पे सेल कर रहे हैं। जब गुड्स को कैश पे सेल करेगा तो क्या होगा, कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। कैश कितना बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा इसका 17000 था पहले, और अब कितना हो जाएगा, 2000 और बढ़ जाएगा। जब बेच रहा है तो कैश आएगा ना उसके पास, तो 2000 और बढ़ जाएगा, और गुड्स जो है वो कितने हो जाएंगे, गुड्स जो है वो कितने हो जाएंगे, ये 17000 2000 19000 हो गए, और गुड्स जो है वो कम हो जाएंगे, पहले 3000 के थे और अब 2000 के कम हो जाएंगे। दैट मीन्स अब भी ओवरऑल कितना रहा इसके पास, 20000 ही रहा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना है, 20000, और ये आपके पास जीरो चल रही है, राइट। तो थर्ड ट्रांजेक्शन तक भी हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया, पहले हम देख रहे हैं कि भाई वेरिएबल कौन से हैं। पहली ट्रांजेक्शन की हमने देखा वेरिएबल कौन होगा, कैश होगा और कैपिटल होगी, तो हमने कैश को बढ़ा दिया, कैपिटल को बढ़ा दिया। दूसरे में देखा मैंने परचेज गुड्स फॉर कैश, तो दो वेरिएबल्स होंगे, एक गुड्स और एक कैश, तो गुड्स को बढ़ा दिया, कैश को कम कर दिया, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है आपको। ये ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा इसका, अगर आप देखना चाहो तो ये कितना बन जाएगा, ये 19000 बन जाएगा और ये 1000 बन जाएगा, तो 1000 19000 20000 हो जाएगा। समझ में आना चाहिए आपको। ये आपको चार्ट बनाने के लिए नहीं आएगा, ये बस आपके समझने के पर्पस के लिए है कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीद रहा है क्रेडिट पे। अभी तक जो हमने देखा लाइबिलिटीज बिल्कुल नहीं हिल रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो गुड्स खरीद रहा है, वो गुड्स खरीद रहा है क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट पे अगर गुड्स खरीद रहा है, इसका मतलब उसके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमारे पास गुड्स खरीद रहा है वो, हम कैश कितना पड़ा हमारे पास, कैश पड़ा हमारे पास 19000, ठीक है। गुड्स हमारे पास कितने हैं, 1000 पड़े हुए थे, प्लस वो और खरीद रहा है, अभी 5000 के गुड्स और खरीद रहा है वो, 5000 के गुड्स और खरीद रहा है वो, ठीक है। अगर 5000 के गुड्स खरीद रहा है और कोई ट्रांजेक्शन होगी, नहीं होगी, तो ये कितना आ जाएगा, 19 और एक 20 और एक 25, यहाँ पे आ जाएगा 25000, और कैपिटल उसकी उतनी ही है, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और क्रेडिटर्स जो है लाइबिलिटीज में वो बढ़ जाएंगे कितने, 5000 के साथ, तो ये भी कितने आ जाएंगे आपके 5000, ये आएंगे 20000। तो ओवरऑल इंपैक्ट अगर मैं देखूं तो ये 25 यहाँ पे इस साइड, और 20 और 5 कितना हो गया, 25 इस साइड। तो एसेट्स, हमारी एसेट्स जो है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज के बिल्कुल इक्वल है, राइट। आई होप समझ में आ रहा हो। अभी भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो, ठीक है। हम डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर करेंगे, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। मार्कर थोड़ा लाइट हो गया, मैं फिल कर रहा था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया उसने। देखो, जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए परचेज की जाती है, ठीक है, वो चीज जो होती है उसको ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स हमेशा हमारी कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। ड्राइंग्स हमेशा हमारी कैपिटल को कम करेगी। अगर ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम कर रही है और परचेज कर रहे हैं हम, अगर कोई चीज परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कैश जाएगा। कैश पे खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं,
फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज, अब हमको मेंशन नहीं हो कि हम कैश पे ले रहे हैं क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो कैश पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास, कैश हमारा क्या हो जाएगा, कैश हमारा 19,000 से कितना कम हो जाएगा, 19,000 से 2,000 का हमने सामान खरीद लिया, 2,000 का सामान खरीद लिया, और गुड्स जो है वो उतने ही रहेंगे हमारे पास, गुड्स हमारे पास उतने ही रहेंगे, गुड्स हमारे पास उतने ही रहेंगे। और गुड्स कितने थे हमारे पास, 6,000 के, ये कितना है हमारे पास बन गया 17,000, और ओवरऑल टोटल कितना बन गया 23,000। कैपिटल हमारी रिड्यूस हो जाएगी कितने से, क्योंकि हमने ड्राइंग्स किए और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती है। 2,000 की ड्राइंग्स, यहाँ पे कितना रह जाएगा 18,000, ओवरऑल कितना हो गया ये 18,000, और ये कितना हो गया 5,000, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई, तो 18 और 5 कितना हो गया 23। देखो ये बैलेंस और ये बैलेंस बिल्कुल इक्वल है, राइट। चलिए, आई होप आपको इतनी ट्रांजेक्शन समझ में आई होंगी। मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। मैं लास्ट वाली लिख रहा हूँ ताकि हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, इसको यहीं पे लिखा रहने दे रहा हूँ, बाकी सब मैं रब कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी फिफ्थ के बाद सिक्स ट्रांजेक्शन आएगी हमारी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को क्रेडिट पे सेल किए। अगर मैं क्रेडिट पे गुड्स को सेल कर रहा हूं तो क्या इंपैक्ट होगा, एक तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरा हमारा एक एसेट बढ़ेगा, और उस एसेट को क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। जब भी मैं किसी को उधार पे चीज बेचता हूं तो क्या होता है, मेरे पास एसेट बनता है एक, वो क्या होता है, मेरा डेटर्स होते हैं। तो इंपैक्ट क्या रहने वाला है, कैश हमारे पास उतना ही रहेगा। सिक्स ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं मैं, कैश हमारे पास उतना ही रहेगा, कितना 17,000, ठीक है। गुड्स जो है मेरे पास कम हो जाएंगे, गुड्स कितने हो जाएंगे मेरे पास 1,000 के कम हो जाएंगे। गुड्स 1,000, पहले कितने थे 6,000 थे, अब कितने हो जाएंगे 6,000 में से 1,000 के मैंने बेच दिए, कितने हो गए 5,000 हो गए, 5,000, और मेरा एक एसेट बन जाएगा जिसको मैं क्या बोलूँगा, डेटर बोलूँगा, जिसको मेरा कितना बनेगा 1,000 का डेटर बनेगा। इसको सम करूँ अगर मैं 17 और 1 18, 18 और 5 23,000, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कैपिटल में 18,000 थी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगी, ये 18,000 ही रही, ठीक है। और हमारे पास जो हमारे क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स जो थे वो 5,000 थे और 5,000 ही रहेंगे, ठीक है, कोई चेंज नहीं आई। देखिए जरा इक्वेशन बैलेंस है, 18 और 5 23, और ये भी 23, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन एकदम बैलेंस है, ठीक है। चलिए सेवंथ ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। सेवंथ ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू क्रेडिटर्स। अब उसने क्रेडिटर्स को कैश पे किया, ये वाले क्रेडिटर्स को वो कैश पे करेगा। दैट मीन्स दो जगह इंपैक्ट होएगा, एक तो हमारी कैश कम होगी, तो कैश कितनी थी हमारी 17,000 थी, पे कितनी कर रहे हैं हम, पेड कैश टू क्रेडिट 2,000 पे कर रहे हैं, मैं 2,000 यहां से माइनस कर दूंगा। गुड्स कितने हैं मेरे पास 6,000 के, ठीक है, और डेटर्स कितने हैं मेरे पास 1,000 के, डेटर्स हैं 1,000 के, डेटर्स हैं 1,000 के, तो 17 में से 2 गए, ये कितने 15 15 और 6 15 और 6 21 और 1 22,000 हो जाएगा, ये हमारा टोटल। और ये चलिए हमारे पास गुड्स ये 5,000 के थे, ये गुड्स जो थे ये 5,000 थे, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 21,000 बनेगा, ये 21,000 बनेगा, ठीक है। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आई। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो कैपिटल हमारी 18,000 ही चल रही है, क्रेडिटर्स जो है वो कितने हो जाएंगे 3,000 रह जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3,000, और ये बनेगा मेरे पास 18,000 ही, 18 और 3 कितना हो गया मेरे पास 21,000, 21,000 के इक्वल है। दैट मीन्स हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस चल रही है। अगली वाली ट्रांजेक्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें इंपैक्ट पड़ेगा। सॉल्व मैं आपको नहीं करा रहा आपको, क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक कैश जो है उसने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, और बैंक जो है उसका बढ़ जाएगा। इसका कैपिटल पे और लायबिलिटीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा,
राइट। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अगर वो डेटर से कैश रिसीव कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, कैश उसका बढ़ जाएगा और डेटर्स जो है उसके उतने से ही कम हो जाएंगे जितना उसने कैश रिसीव किया। फिर है लोन टेकन, उसने लोन लिया 5,000 का, जब वो लोन लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट यानी एसेट साइड बढ़ जाएगी और लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो जब ये वाली साइड भी बढ़ेगी और ये वाली साइड भी बढ़ेगी तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा इसके रिगार्डिंग, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी आपको जितना भी मैंने आपको पढ़ाया। अब आपको क्या करना है, आपको इन सब ट्रांजेक्शन्स को एक बार दोबारा घर पे कॉपी पे खुद सॉल्व करना है और इम्पैक्ट देखना है। देखो इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है आपके एग्जाम में, आपको ऑब्जेक्टिव किसके बेस पे आएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ ली जाएगी, ठीक है, या आपको पूछा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन होगी, कैपिटल की वैल्यू गिवन होगी, आपको लायबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है, या आपसे पूछा होगा कि कोई भी गिवन ट्रांजेक्शन है आपके पास, उसका किस में कैपिटल पे क्या इंपैक्ट रहेगा, उसका लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट रहेगा, उसका एसेट्स पे क्या इंपैक्ट रहेगा। जैसे हमने ट्रांजेक्शन नंबर 6 की बात की, तो जब मैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 की बात कर रहा हूं उसका कैश पे क्या इंपैक्ट रहा, कोई इंपैक्ट नहीं रहा, उसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं रहा, लेकिन गुड्स पे कोई इंपैक्ट रहा। गुड्स पे क्या इंपैक्ट रहा, गुड्स उसके एक कम हो गए, एसेट्स में 1000 की कमी आ गई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डेटर्स जो है, क्या ट्रांजेक्शन थी हमारी 6th वाली ट्रांजेक्शन क्या थी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा डेटर्स उसके बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स उसका इंपैक्ट किस किस पे पड़ा है, एक हमारा गुड्स पे, एक हमारा डेटर्स पे। अगर मैं ट्रांजेक्शन नंबर 7 की बात करूं तो क्या इसका कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ा है, पूछा जाएगा आपको कि भाई बताओ ट्रांजेक्शन नंबर 7 जो है पेड कैश टू क्रेडिटर्स, इसका कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो आपको पता है इसका कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसका इंपैक्ट पड़ा है किस पे, क्रेडिटर्स के ऊपर यानी लायबिलिटी साइड या एसेट साइड, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखो आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपको 11th या 12th का डिटेल सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको वही चीजें पढ़नी है जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको भी मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, बिकॉज आपको एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उसमें आपको मैं क्या करवाऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो आपको करने हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो अच्छे से जब क्लियर हो जाएंगे आपके तो आपके सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपने अब यहाँ वीडियो पहली बार देख रहे हो, अच्छी लग रही है तो उसको क्या करो, लाइक करो और शेयर करो, राइट। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।